हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ जो आधारभूत परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली परिभाषा है हमारे पास प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल को हम बोलते हैं प्रस्ताव। तो प्रस्ताव क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन अदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। तो ये क्या है? ये जो अधिनियम है हमारे पास, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ठीक है, उसकी धारा 2 उपधारा ए, उसमें प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? वो कहा गया है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति इस कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी ये इच्छा प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति जो है उसके कहे अनुसार दिए गए काम को करे, या फिर उस काम को ना करने के लिए कहा गया है तो उस काम को ना करे, और ये इस उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि वो उसकी सहमति जो है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ए क्या करता है? ए बी को कहता है कि आप अगर मेरी कार खरीदना चाहते हो तो उसे खरीद सकते हो, मैं आपको ये कार 50,000 रुपये की बेचने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? ए बी के समक्ष प्रस्ताव रख रहा है कार खरीदने के लिए, यानी कि ये क्या किया है? ये यहाँ पे एक कार्य करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। एक और एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। अब ए जो है वो बी को कह रहा है कि आप अपनी दुकान जो है मेरी दुकान के सामने मत लगाओ। ठीक है, अपनी दुकान जो है मेरी दुकान के सामने आपने स्थापित नहीं करनी है, आपको मैं इसके लिए 20,000 रुपया दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रस्ताव क्या रखा गया? प्रस्ताव ये रखा गया कि आपने ये काम नहीं करना है, यानी कि आपने मेरी दुकान के सामने दुकान जो है वो नहीं लगानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कार्य को करने अथवा कार्य को ना करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास एक्सेप्टेंस एंड प्रोमिस। ठीक है, स्वीकृति एवं वचन। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। इसमें क्या कहा गया है? जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वह वचन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के समक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसको हम कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति ने अपनी सहमति जो है वो उस प्रस्ताव के प्रति प्रकट कर दी है, यानी कि वह सहमति उसने प्रदान कर दी है। और जब ये सहमति प्रदान कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि उसने वचन दे दिया है। ठीक है, इसके बाद तीसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, प्रोमिसर है हमारे पास वचनदाता और प्रोमिसी का मतलब है वचन ग्रहीता। ठीक है, प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक अथवा वचनदाता तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को स्वीकर्ता अथवा वचन ग्रहीता कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहा गया? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव पेश किया है उसको हम कहेंगे प्रोमिसर। ठीक है, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। और जिस व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उसे हम कहेंगे प्रोमिसी। ठीक है, और ये वाली जो पॉइंट है इनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब देखो, पहली वाली एग्जाम्पल में कहा था ए ने बी को कहा था कि अगर वो कार खरीदना चाहता है तो कार खरीद सकता है 50,000 रुपये में। ठीक है, तो ए ने वहाँ पे प्रस्ताव रखा था। अब बी ने क्या कहा? बी ने कहा कि ठीक है,
मैं आपकी कार जो है 50,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे बी ने क्या किया है, अपनी प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति दे दी है। और बी के लिए वो क्या है, जो स्वीकृति उसने दे दी है वो कहलाएगी उसका वचन। तो यहाँ पे जो व्यक्ति प्रस्ताव पेश करेगा उसे हम कहेंगे प्रोमिसर, ठीक है, वचनदाता। और जिसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उसको हम कहेंगे प्रोमिसी, वचन ग्रहीता, ठीक है। अब ए ने बी को कार खरीदने के लिए कहा है तो ए क्या होगा, ए प्रोमिसर है, ठीक है। और बी जिसने कार खरीदने के लिए तैयार हो गया है, जिसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसको हम कहेंगे वचन ग्रहीता यानी कि प्रोमिसी। इसके बाद चौथी डेफिनेशन है हमारे पास कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Section 2 subsection B। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है अथवा कुछ करने से अलग रहा है अथवा कुछ कार्य करता है या उसके करने से विरत रहता है, विरत का मतलब है अलग रहता है, अथवा कुछ कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या वृत्ति या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब किसी प्रस्ताव पेश करने वाले ने किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रख दिया है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो वो बदले में क्या है, उसके लिए एक दूसरे के प्रति जो काम कर रहे हैं उसी को उनका प्रतिफल कहा जाएगा, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो आप ऐसे समझ लो कि समथिंग इन रिटर्न, के बदले में कुछ प्राप्त करना, इसी को हम कहेंगे कि ये उसका प्रतिफल है। जैसे ए ने बी को कहा था कि मैं अपनी कार आपको 50,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, बी ने उसको स्वीकार कर लिया, उसने भी कहा कि ठीक है मैं आपकी कार 50,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे ए के लिए कंसिडरेशन जो प्रतिफल है वो क्या है, वो है 50,000 रुपये, क्योंकि ए को 50,000 रुपया प्राप्त होगा। और बी के लिए कंसिडरेशन जो प्रतिफल है वो क्या है, वो है उसके लिए कार, जो उसने 50,000 रुपये दे के कार प्राप्त की है। ए के लिए प्रतिफल हो गया 50,000 रुपये और बी के लिए प्रतिफल हो गया कार। इसके नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ठहराव। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिनमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि कोई भी वचन जो है दूसरे व्यक्ति को वचन जो दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए प्रतिफल जो है निर्धारित होता है, उसी को हम बोलते हैं कि उनके बीच में ठहराव हुआ है। और ये जरूरी नहीं कि एक ही वचन है, ये वचन है या ज़्यादा वचन जो है उनका जो इकट्ठा होता है एक सेट बनता है, उसको भी हम ठहराव कहेंगे, ठीक है। इसके लिए उदाहरण मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ए ने बी को कहा कि मैं आपको अपनी कार जो है 50,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, इसका वचन दे रहा है। और बी क्या कह रहा है कि मैं आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ और आपको 50,000 रुपया दे दूंगा। तो इसमें क्या हुआ है, दोनों ने एक दूसरे के प्रति वचन दिए हैं, तो दोनों के ये जो वचन है इनको इकट्ठा करके हम जो बोलेंगे वो कहेंगे कि उन लोगों ने आपस में क्या किया, उन्होंने आपस में ठहराव किया है। ए अपनी कार बेचेगा और बी क्या करेगा, ए को 50,000 रुपया देगा, दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया है, ठीक है। तो इन वचनों का जो समूह है इसी को हम कहेंगे कि उन्होंने आपस में ठहराव किया है। इसके बाद आता है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ। तो इसमें क्या कहा गया है, वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल होते हैं पारस्परिक वचन कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहा, हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है, पारस्परिक वचन में, ठीक है,
कि दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे को वचन देते हैं, ठीक है, और ये जो वचन बन जाते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ये पारस्परिक वचन है, रेसिप्रोकल प्रोमिस है। जैसे ए ने बी को कार बेचने का वचन दिया और बी ने उसको 50,000 रुपये देने का वचन दिया, तो ये ठहराव भी बन गया और दोनों के लिए आपस में क्या हो गया, पारस्परिक वचन भी हो गए, रेसिप्रोकल प्रोमिस भी बन गए। उसके बाद है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को बोलते हैं व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव क्या होता है, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। जो ठहराव राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। यानी कि ये क्या है, ये एक ऐसा ठहराव है या ऐसा समझौता है जिसको कि कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ऐसे ही ठहराव को हम लोग कहेंगे कि ये व्यर्थ ठहराव है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि आप मुझे 20,000 रुपया दो, ठीक है, मैं इस व्यक्ति की जो डेड बॉडी है इसको जीवित कर दूंगा, यानी कि कोई मृत शरीर है मैं उसमें जान डाल दूंगा अगर मुझे 20,000 रुपया दिया जाए। तो अगर इस तरह का कोई ठहराव हो जाता तो ये ठहराव लागू नहीं हो सकता, ठीक है, इसे कहीं भी कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ये व्यर्थ ठहराव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से काल्पनिक है और असंभव है। इसके बाद है अगली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं हिंदी में अनुबंध। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। ये क्या कह रहे हैं, जो ठहराव राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वह अनुबंध कहलाता है। इसका मतलब क्या है, जो समझौता कर लिया गया है या जो ठहराव है जिसे कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है, ठीक है, अगर उस ठहराव को अगर एक पक्ष जो है उसकी पालना नहीं करता है तो दूसरा पक्ष जो है, जो पीड़ित पक्ष है, वो कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, ठीक है, और उसका उपचार हासिल कर सकता है और इस अनुबंध को लागू करवा सकता है, ठीक है, उस ठहराव को लागू करवा सकता है। तो इस तरह के ठहराव जिन्हें कि कानून के द्वारा लागू करवाया जा सके, राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सके, उसी को हम बोलते हैं कि ये अनुबंध है, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले ठहराव बनेगा, ठहराव अगर कानून के द्वारा लागू हो सकता होगा तो उसको हम बोल देंगे कि ये अनुबंध है। उसके बाद है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल है व्यर्थनीय अनुबंध। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। तो ये क्या कह रहे हैं, जो ठहराव केवल एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर ही प्रवर्तनीय होता है लेकिन दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, वह व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि दो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, आपस में अनुबंध कर लिया, ठीक है, अनुबंध बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसमें क्या किया गया, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से सहमति जो है वो जबरदस्ती प्राप्त की है, या फिर एक व्यक्ति ने जिसका प्रस्ताव पेश किया था, दूसरा व्यक्ति है उसके लिए वो प्रस्ताव मंजूर नहीं था लेकिन उसको मजबूरी में वो प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है वो इस अनुबंध को तोड़ भी सकता है, यानी कि इस अनुबंध को लागू करवाना है तो इसके लिए क्या है, दोनों पक्षों का जो है सहमत होना जरूरी है। लेकिन अगर एक भी पक्ष जो है वो ये कह दे कि मैं इस अनुबंध के खिलाफ हूँ, ये वाला अनुबंध मुझे मंजूर नहीं है, तो ऐसे अनुबंध को हम बोलेंगे व्यर्थनीय अनुबंध, ठीक है। ये एक व्यक्ति तो लागू करवाना चाहता है लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे एक व्यक्ति है उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति के माथे पे बंदूक रख दी, ठीक है, और उसको कहा कि ये जो हम ठहराव कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको मंजूर करो, इसके ऊपर सिग्नेचर करो आप, ठीक है, आप इसके लिए सहमति जो है प्रकट करो, अगर आप सहमति नहीं दोगे तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, आपको मार डाला जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति क्या करता है, मजबूरी में डर के कारण सिग्नेचर कर देता है और उस अनुबंध का एक पक्षकार बन जाता है। तो अब ऐसा व्यक्ति जिसके
से वो जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए हैं, जबरदस्ती ठहराव करवाया गया है, वो इस ठहराव को मानने से बाद में इनकार कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का मतलब है व्यर्थ अनुबंध। अब अनुबंध तो कभी व्यर्थ हो नहीं सकता है, ठहराव जो होता है वो व्यर्थ हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनुबंध भी कई बार व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, पहले क्या है, ठहराव था, अनुबंध किया, अनुबंध बिल्कुल ठीक था वो, लेकिन किसी कारणवश वो अनुबंध जो है वो अब लागू नहीं किया जा सकता है, कानून के द्वारा उसको परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है, तो ऐसे अनुबंध को हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। एक अनुबंध जब वह राज नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो पाता उस समय व्यर्थ हो जाता है, जब वह इस प्रकार परिवर्तनीय नहीं हो पाता, ठीक है। तो कोई भी अनुबंध है जो उस समय तो ठीक था लेकिन अब वो लागू नहीं किया जा सकता, परिवर्तनीय नहीं हो सकता, तो ऐसे अनुबंध को हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे उदाहरण के लिए ए ने बी को वचन दिया, ठीक है, कि वो अपनी पुत्री की शादी उसके साथ करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको हम बोलेंगे कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। या फिर इसके लिए हम एक डेफिनेशन और कोई उदाहरण ले लेते हैं कि ए जो है वो एक व्यापारी है, उसने बी को वचन दिया दूसरे व्यापारी को कि मैं 5 तारीख को ये वाली गुड्स जो है, ये सामान जो है आपके दुकान में पहुंचा दूंगा, ठीक है, लेकिन 5 तारीख को जब दुकान में सामान पहुंचाना था तो उसी समय क्या हुआ, भूकंप आ गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, सड़क टूट गई, वहाँ तक सामान पहुंचाया नहीं जा सकता था। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो व्यर्थ हो गया, ठीक है। इसमें जानबूझ के नहीं किया गया, ये प्राकृतिक तौर पे ही करना पड़ा, ठीक है। ये अनुबंध अपने आप ही भंग हुआ, किस कारण से, प्रकृति के कारण से। इसके बाद है हमारे पास प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ को हिंदी में बोलते हैं वादी। ए पर्सन हु फाइल्स ए सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अनदर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द प्लेंटिफ। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाता है अर्थात विधानिक कार्यवाही करता है, वादी कहलाता है। तो इसमें प्लेंटिफ कौन सा व्यक्ति है, वादी कौन सा व्यक्ति है, जो पीड़ित होता है या फिर जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जाके मुकदमा दायर करता है, यानी कि ये सबसे पहले मुकदमा दायर करता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो इसको बोलते हैं प्लेंटिफ। इसके बाद है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को बोलते हैं प्रतिवादी। ये कौन सा व्यक्ति होता है, ये वो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिवादी। द पर्सन अगेंस्ट whom a suit has been filed in court and who has to defend himself against the charges of breach of contract is called the defendant। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जाता है और वह अपने प्रस्तुत विवाद के विरुद्ध विधानिक कार्यवाही का बचाव करता है, प्रतिवादी कहलाता है। तो प्रतिवादी कौन सा व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है और वो अपने बचाव के लिए जो कार्यवाही है वो करता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को कहा जाता है प्रतिवादी।